बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट हो जाइए आप लोग। बच्चों आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। आवाज क्लियर आ रहा है। हम आप लोगों को बच्चों म्यूट ऑल कर रहा हूं भी, है ना। आप लोग क्या करेंगे, अब चैट के माध्यम से ही मुझे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ओके सर। चैट के द्वारा ही मुझे मैसेज देंगे कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब आप एक बार चैट के द्वारा कोई बच्चे एक बार बताओ दे कि आपको समझ आ रहा है क्या। आवाज क्लियर आ रही है? यस रवि, धारवी, ओके ओके। वीडियो क्लियर है बच्चों? वीडियो क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों, बिना टाइम गवाए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब बाकी बच्चे जुड़ते रहेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करें बच्चों। पूजा, आरती, राहुल। सर वॉइस नहीं आ रही। राहुल, राहुल आवाज आ रही है क्लियर आपके पास? आवाज आ रही है क्या? अजय गिल, बाकी सबको आवाज आ रही है ना सबके पास? सर वॉइस नहीं आ रही। राहुल शर्मा, अच्छा आप बेटा अपनी उसमें चेक करो, अपने मोबाइल में चेक करो, यहाँ पर सबको आवाज आ रही है। राहुल, बाकी सबको आवाज आ रही है बच्चों? ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? ठीक है, आ गई। राहुल बोल रहा आ गई, ठीक है। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बच्चों। देखो बहुत लंबा ले लिया चैप्टर को हमने, अब ज्यादा टाइम खराब ना करते, स्टार्ट जल्दी हम लोग खत्म कर रहे हैं। देखो ये फर्स्ट चैप्टर अगर आपके समझ में आ गया ना बच्चों, तो इससे रिलेटेड सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है। और आपने देखा होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जीवों में जनन, सेकंड चैप्टर है आवर्त बीजी पादपों में जनन, और थर्ड है मानव में जनन। तो इनमें हम लोग लैंगिक जनन ही पढ़ेंगे, अलैंगिक तो पढ़ ही चुके हैं, ऐसी बात नहीं। और लैंगिक जनन के चरण कितने होते हैं? 3। और ये बात आपके क्लियर दिमाग बैठ गई होगी कि यहां पर सर जो है एक प्राणी का एग्जाम्पल लेके नहीं पढ़ा रहा, मैं पादपों में कवक से लेकर एंजियोस्पर्म और जंतु में प्रोटोजोआ से लेकर मैमलिया तक पढ़ा रहा हूं। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाता है, क्योंकि सभी में लैंगिक जनन के चरण तो 3 ही है, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, युग्मकों का स्थानांतरण है, निषेचन क्रिया है, युग्मना से भ्रूण का निर्माण, ये सब अलग अलग होता है, राइट। तो वहां पर हम लोगों को एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है कि किसमें कैसा और किसमें कैसा। अब बच्चों यहां तक तो क्लियर है। अब मैं निषेचन को लेकर आगे बढ़ता हूं जल्दी जल्दी। निषेचन में बता देता, लैंगिक जनन का दूसरा चरण जो पूर्व निषेचन के बाद होता है। निषेचन का तात्पर्य बता देता सिंपल। इसमें क्या होता है कि नर और मादा, यानी नर और मादा जनक के अगुणित युग्मकों का, क्योंकि यहां तक आप पढ़ चुके बच्चों, ये नर है और ये मादा है, ओके। अब बात आती है कि ये अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया बच्चों हम लोगों ने किसका, हमने एग्जाम्पल ले लिया मान लीजिए आवर्त बीजी पादपों का। तो आवर्त बीजी पादपों की बात हम करें तो आवर्त बीजी पादपों में क्या होता है, सब टोन होते हैं, और आपके कवक और जो सेवाल होते हैं वो अगुणित होते हैं। तो जो जनक अगुणित होंगे उनमें युग्मक समसूत्रीवादी से बनेंगे, और जो जनक द्विगुणित होंगे, द्विगुणित करते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड होती है, प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में प्रत्येक गुणसूत्र वन टाइम होता है, यानी यू कहते ईच क्रोमोसोम इज वन टाइम इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉइड। तो हम सभी डिप्लॉइड है, केवल किनको छोड़कर, कवक और सेवाल को छोड़कर, और ब्रायोफाइटा। नहीं, ब्रायोफाइटा में तो बच्चों क्या होता है, एन पीढ़ी और 2n पीढ़ी दोनों पीढ़ियां एक ही पादप में पाई जाती है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जैसे हमारे में जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन सी पीढ़ी पाई जाती है बच्चों? डिप्लॉइड, क्योंकि हम जन्म से ही द्विगुणित हैं। हाँ ये अलग बात है कि हमारे शरीर के अंदर किशोर अवस्था में वर्षण और अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड बोलते हैं। तो हमारे में अगुणित जो पीढ़ी होती है बहुत ही एक्चुअली क्या छोटी होती है, क्योंकि वो अगुणित पीढ़ी कुछ समय के लिए बनती है, ओके। और बाकी पीढ़ी कौन सी डिप्लॉइड होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये नर जनक और ये मादा जनक, इन दोनों जनकों में अगर बात हम करें, ये कौन से जनक बच्चों आप समझो, यानी यहां पर मैंने जनक, यहां पर जनक मैंने क्या लिया 2n, और 2n में बच्चों मैंने क्या ले लिया, ह्यूमन ले लिया, ओके। तो ये ह्यूमन नर, ये ह्यूमन मादा। और डिप्लॉइड का जानते हो ना, ये नर की बात चल रही, तो नर में नर जो जननांग अंग होगा वो बता दी मैंने, वर्षण
इसमें क्या होगा, अंडाशय ओवेरी होगी। ओके, अब वर्षण किसमें क्या चाहिए, 2n, इसमें क्या होगी 2n। देखो हम ध्यान बता दूं, मानव के लिए नहीं, अपने तो सभी प्राणियों के लिए 2n लिखते हैं, और 2n मानव में 2n इज इक्वल टू 46 इज इक्वल टू 44 प्लस xx या 44 प्लस xy। यहां तक क्लियर है? या तो यानी अगर वो xx गुणसूत्र होगा तो वो मादा है, और xy है तो नर है। तो मानव नर और मादा में बच्चों, मानव नर और मादा में कितने गुणसूत्रों का फर्क है, केवल एक, यानी लिंगी गुणसूत्र का फर्क है। क्योंकि हमारे में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे बच्चों, गुणसूत्र आगे पढ़ेंगे। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, कायिक गुणसूत्र और लिंगी गुणसूत्र। अपने दिमाग में आज ही बैठा लो, कुल गुणसूत्रों की संख्या को हम डिप्लॉयड 2n कहते हैं। अब ध्यान दो, 2n, अब मैंने कहा 2n जो गुणसूत्र है वो दो प्रकार से मिलकर बने हुए, कौन से, कायिक गुणसूत्र और लिंगी गुणसूत्र, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ओके, या फिर एलोसोम और एटोसोम। अभी इतना नहीं है, या फिर कक्षा मान लीजिए आपकी कक्षा में बच्चों टोटल संख्या है 50, टोटल संख्या है 60, टोटल संख्या 70। क्या ये टोटल संख्या गर्ल्स एंड बॉयज से मिलकर बनती है क्या बच्चों? यहां पर क्लियर आवाज आ रही है क्या बच्चों? आप लोग एक रेस्पॉन्स देके मुझे बताइए, चैट करके बता दीजिए। आप लोग बता, कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या गर्ल्स एंड बॉयज दोनों से मिलकर बनती है क्या? ठीक है, यस। उसी प्रकार बच्चों मैं आपको अगर कहूं, अगर मैं उसी प्रकार आपको समझाऊं बच्चों, आपके बाद एक बार आपको मैं, ठीक है, म्यूट ऑल कर रहा हूं, एक बार थोड़ी देर के लिए। बच्चों आवाज आ रही है? आप बोलो एक बार, देखें। यस यस सर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं बच्चों, अगर गुणसूत्रों की कुल संख्या को हम लिखते हैं 2n, और 2n संख्या में कितने प्रकार के गुणसूत्र होंगे? दो प्रकार के, कायिक और लिंगी। अब एक बार ये अगर आपको दिख रहा है, बीच में मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, तो 2n द्विगुणित गुणसूत्र, द्विगुणित तो क्या टोटल, और टोटल संख्या क्या होती है? अगर आप लिख सकते हो मेरे साथ लिख सकते हैं बच्चों, अगर आपको याद आ रहा तो उसे लिख सकते हैं। कुल गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं? अलिंगी प्लस लिंगी। ये ध्यान दो। अब क्या है कि और ये किसकी बात चली? सभी प्राणियों में दो प्रकार गुणसूत्र, दो प्रकार के, दो प्रकार गुणसूत्रों की संख्या तो होती है 2n, और 2n गुणसूत्र संख्या, 2n की संख्या 2 से लेकर अगर बात हम करें बच्चों 1600 तक, ये तो किसके अंदर? एनिमल्स में। और पादों में 2n बराबर 2 से लेकर 1260, यानी मिनिमम गुणसूत्रों की संख्या किसी प्राणी में कितनी बच्चों? 2। ओके, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जंतुओं में 1600 हो सकती है, 1600 हो सकती है। समझ आ रहा है बच्चों? यहां पर यहां तक क्लियर है? तो गुणसूत्रों की कुल संख्या तो अलग होती है, प्रकार दो होते हैं। तो प्रकार में क्या क्या बताया मैंने आपको? अलिंगी और लिंगी। और लिंगी गुणसूत्रों की संख्या, अब मैं आपको मानव में 2n कितने बराबर? 46 है। इन 46 में से अलिंगी कितने हैं? 44, और लिंगी कितने हैं? 2। XX या XY, अगर वो स्थिति ऐसी है 44 प्लस XX है, दोनों लिंगी गुणसूत्र। अब मैंने बताया लिंगी गुणसूत्र की संख्या प्राय कितनी होती है बच्चों? 2। ये मैं बीच बता रहा हूं, हमें लिंगी गुणसूत्र की संख्या, और लिंगी को हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटो, सॉरी एलोसोम या एट्रोसोम। बच्चों आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्रों की प्रकार में एक प्रकार कौन सा होता है? लिंगी, एक होता है अलिंगी। अलिंगी गुण से क्या होंगे? वे गुणसूत्र जो शरीर के कायिक भागों का निर्धारण करते हैं, त्वचा, नाक, कान, दांत, लीवर, किडनी, यानी हमारे शरीर के कायिक भागों का निर्धारण करें, कायिक विशेषताओं का नियंत्रण करें। कायिक विशेषता, हमारी लंबाई, हमारी आवाज, हमारा त्वचा, हमारा बाल, आंखें, दांत, ठोड़ी। समझ आ रहा है बच्चों? ये हमारे कौन से लक्षण है? कायिक, वेजिटेटिव लक्षण। अब तो समझ आ गया ना कि हम लोग यूं कहते हैं हमारा त्वचा रंग कैसा है, हमारे शरीर का आकार कैसा है, हमारा चेहरा गोल है क्या, लंबा है क्या, राइट? आपका हमारा नाक कैसा है, अभी थोड़ी कैसी है, होठ कैसे हैं, कान कैसा है, आईब्रो कैसे हैं, या पूरी बॉडी, यानी ये सब के सब कौन से लक्षण होते हैं बच्चों? कायिक। सेक्सुअल लक्षण जो होते हैं, लिंगी लक्षण होते हैं। जैसे लैंगिक लक्षणों की बात हम करें बच्चों, सिंपल बात है। दीपक, बेटा अपने वीडियो बंद करो। दीपक शर्मा, वीडियो को बंद कर लो। हाँ, अब ध्यान दीजिए बच्चों, लिंगी गुणसूत्रों की बात बता। लिंगी गुणसूत्रों की संख्या प्राय कितनी होती है? 2 होती है। अब ध्यान, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। लिंगी गुणसूत्र की संख्या 2 होती है,
और प्रकार भी दो होता है, दो प्रकार, संख्या भी दो और प्रकार भी दो। अब कैसे? एक प्रकार, एक एक्स और एक वाई। जो एक एक्स और एक वाई, एक्स की बात हम करते हो, एक्स एक्स गुणसूत्र की बात हम करते बच्चों, एक्स गुणसूत्र जो होता है ऐसा होता है, और यार खड़ा होगा कहीं ना कहीं, ऐसे मान लो, ओके। और एक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, यानी ईच क्रोमोजोम कंसिस्ट या मेड अप विथ टू क्रोमेटिड, यानी प्रत्येक गुणसूत्र कितने अर्ध गुणसूत्र मिलकर बनता है बच्चों? दो। अर्ध और अर्ध एक, तो ये मैंने बता दिया आधा आधा। और वाई गुणसूत्र की बात हम करें, जो वाई ऐसा होता है, वाई में एक गुणसूत्र आधा तो ऐसा होता है, और वाई का एक स्टेप होता है। तो ये कौन सा गुणसूत्र बच्चों? ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? वाई। और ये कौन सा है? एक्स। दिख रहा है क्या बच्चों? दिख रहा है। और एक्स और वाई की बात हम करें दोनों, और हम बात करें कि लिंगी गुणसूत्र संख्या दो तीन प्रकार के दो होता है, एक प्रकार एक्स और एक प्रकार वाई। पक्षियों में बच्चों, पक्षियों में, कीटों की बात हम करें, पक्षियों में, कीटों में, और कुछ सरीसृप में लिंगी गुणसूत्रों में क्या बोलते हैं? जेड और डब्ल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड और डब्ल्यू। तो लिंगी गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो। और कितने होते हैं? दो होते हैं। संख्या भी दो और प्रकार दो। तो बताओ बच्चों, कुल गुणसूत्रों की संख्या अगर आपको पता है, तो कुल गुणसूत्रों की संख्या में से आप दो निकालकर, दो घटाकर कौन सी संख्या ज्ञात कर सकते हैं? अलिंगी गुणसूत्रों की। बच्चों हमारे कुल गुणसूत्र कितने मानव में? एक कोशिका में 46। 46 में से आप दो घटाओ, कितने बचेंगे? 44। आपको क्या पता लग गया कि सभी प्राणियों में लिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दो। ये दिमाग में बैठा लो आज के लिए, ठीक है? आज के लिए, आज का मतलब आगे भी काम आएगा। आज का टॉपिक आपके समझ आ रहा है क्या? आज हमारे समझ, जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि आवर्त बीजी पादपों में नर युग्मक, आवर्त बीजी में नर युग्मक अचल होते हैं, इसीलिए उनको अंडाशय तक पहुंचाने के लिए कौन सी संरचना बनती है? प्राग नलिका बनती है, बताया था। और ये भी कहा था कि एक प्राग नलिका में कितने सुपर्ण होते हैं? दो। और इसीलिए आवर्त बीजी पादों में कौन सा निषेचन होता है? दोहरा निषेचन। आंतरिक होता है ये, आंतरिक तो इसलिए होता है क्योंकि वो पुष्प के अंदर होता है, और दोहरा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर दो बार निषेचन क्रिया होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन तैयार करो, यही आएंगे बोर्ड में। और बाकी आप लोग आलतू फालतू क्वेश्चनों के पीछे भागते हो, तो ज्यादा अच्छा है कि इनको भी आप तैयार करें। तो अभी मैं आपको टाइम खराब तो ज्यादा कर देता हूँ बीच बीच में। गुणसूत्र दो प्रकार के, क्लियर है बच्चों? आवाज एक बार आप लोगों का बच्चों आवाज आ रही क्या? यस सर। यस सर। म्यूट ऑल कर रहा हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए म्यूट ऑल कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। आप रेस्पॉन्स मुझे उससे देंगे, आप लोग अपने उसे ना चैट के द्वारा रेस्पॉन्स देंगे। अब देखो बीच में मैं ओके सर 10 मिनट के लिए आप लोगों से कन्वर्सेशन नहीं करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा रेगुलर, फिर बात करूंगा आपसे, ओके? अब बच्चों अब देखो गुणसूत्रों की संख्या, अगर बात हम करते हैं मानव की बात हम करें, तो मानव में कुल गुणसूत्र संख्या 2n = 44 प्लस लिंगी कितनी होगी? दो होगी। अगर वो लिंगी दोनों XX हैं, तो ये 2n कोशिका से बनने वाला जो प्राणी होगा वो डेफिनेटली क्या होगी बच्चों? मादा होगी। अगर 2n गुणसूत्रों की संख्या नर में 44 प्लस XY है, तो गुणसूत्र तो यहाँ पे कितने बच्चों? 46। अरे भाई यहाँ भी कितने? 46। और यहाँ भी कितने? 46। क्योंकि किसी प्राणी के नर मादा में गुणसूत्र संख्या अलग अलग नहीं होती है, बराबर होती है, ठीक है? तो मानव के नर में और मादा में गुणसूत्र संख्या तो बराबर है। गुणसूत्र भी दो प्रकार के हैं, लेकिन लिंगी गुणसूत्र अगर दोनों XX है, दोनों ही XX हैं, तो मादा, और एक X और एक Y है, ओके, तो नर यानी लड़का, वो भी। तो कॉमन सी बात है, ये लो, ठीक है? तो यहां तक मैं आपको समझा दिया। अब मैं आपको बता दूं एक बार, अब मैं आपको यहां पर अगर मैं समझा दूं, तो बच्चों यहां पर अब मैंने कहा वर्षन के अंदर जो सभी कोशिका होगी वो इस प्रकार होगी। तुम समझ रहे हो? तो समझ रहे हैं? तो ये देखो वर्षन की एक कोशिका है जो मैंने 44 प्लस XY लिखी, और मादा के अंदर 44 प्लस XS होगा। अब इन कोशिकाओं बात हम, ये कोई कौन सी है? 2n है। और ऐसी कोशिका वर्षन के एक नहीं बल्कि लाखों करोड़ों है। और एक 2n कोशिका, मैंने बार बार 1000 बार बता दिया कि एक 2n कोशिका में जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो कुल कितनी कोशिका बनेगी? 4 बनेगी। ये बात मैंने आपको बहुत बार पहले बताई थी। यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यह अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। बच्चों आप समझ आ रहा है क्या? एक अर्धसूत्री विभाजन से एक द्विगुणित कोशिका से कितनी कोशिका बनती है? 4। दिमाग में बिठाओ, अर्धसूत्री विभाजन केवल जननांगों की द्विगुणित कोशिका में होता है। द्विगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित।
और द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक द्विगुणित मात्र कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेगी? 4 और अगुणित बनेगी। उन्हीं अगुणित कोशिकाओं को हम बोलते हैं युग्मक। अगर ये नर में बनी है तो नाम है नर युग्मक मतलब शुक्राणु, और मादा में बनी है तो मादा युग्मक अंडाणु। यहां तक क्लियर होगा मुझे अपेक्षा है, ठीक है। अब देखो ये इस कोशिका वर्षण के अंदर ये कोशिका है, और ये कैसे पता लगा कि वर्षण, क्योंकि वर्षण नर है तो नर में XY होगा और मादा है तो XX होगा। ओके, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इस कोशिका से जो कोशिका बनेगी वैसे बनेगी। अर्धसूत्री विभाजन में कोई n बनेगी तो n को कैसे बनेगी? 22 + x और 22 + y। ओके बच्चों, अब इस कोशिका पर गुणन कितनी बार है बच्चों? एक बार है। देखो एक बार ध्यान दो, और n हम जानते हैं मानव की 2n = 46 होते हैं, n कोशिका कितने होंगे? 23 होंगे। ये ध्यान सुनो कि अगर किसी प्राणी की 2n कोशिका में गुणसूत्र संख्या, बच्चों अगर मक्का में 2n = 20 तो n = 10। बच्चों यहां तक क्लियर है? आलू की बात हम करें, आलू में 2n = 48 तो n = 24। मटर में 2n = 14 तो n = 7। समझ आ रहा है बच्चों? यहां तक क्लियर है? यहां तक अपेक्षा मुझे लगता है कि समझ आ रहा होगा। तितली में 380, इसका आधा कर लो तो हर प्राणी में 2n की संख्या ज्ञात होने पर n की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मानव। तो मानव की, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 46, 46, 46। लेकिन अंडाणु और शुक्राणु में कितने होंगे? 23, 23, 23, 23। ओके, तो वही मैं कह रहा हूं। अभी 2n को अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये कोशिका क्या बनेगी? n बनेगी। n में गुण कितने होंगे? 23 होंगे। यहाँ कितने? 46। यहाँ प्रत्येक गुण 2 बार, यहाँ प्रत्येक 1 बार। तो ये क्या बनेंगे बच्चों? दोनों। ये दोनों कौन है? अरे नालायक को, दोनों कौन है? शुक्राणु। आपको लग रहा होगा सर ये तो 2 ही बने। 2 नहीं, 1 से 4 बनेंगे। 1 से 4 बनेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं। एक कोशिका से 2 नहीं 4 बनेंगे। आपके लिए 2 ही छोड़, 2 नहीं, देखो ऐसे बनेंगे। अब होता है 4, 1 से 4 बनेंगे तो 1000 से 4000, 1 लाख से 4 लाख, 1 करोड़ से 4 करोड़, और अगर 100 करोड़ है तो 400 करोड़। तो शुक्राणु की संख्या बहुत ज्यादा बनती है। ओके, इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब इधर बात हम मानव अंडाणु बात हम, अंडाणु में गुणसूत्र ऐसे, इसमें क्या हो? 22 + x और 22 + y, x सॉरी। अब आपने देखा कि मानव नर में शुक्राणु कितने प्रकार बनने? 2 प्रकार के, x 22x और 22y। तो आप क्या देख रहे हो? अगर आप तुम्हारे समझ आ रहा है तो, अरे समझ आ रहा होगा नालायक को, शुक्राणु 2 प्रकार के बनते हैं, मतलब नर युग्मक 2 प्रकार बनते हैं। एक गैमेट कौन सा है? एक्स सहित, एक एक्स सहित। इसको बोलते हम लोग, इसको बोलते एंड्रोगेमेन, इसको बोलते गायनोगेमेन। ठीक है, यानी इसकी बात हम करते हैं। ये कौन सा युग्मक है? ये कौन शुक्राणु है? एक्स रहित। और ये कौन है? एक्स सहित, और ये एक्स रहित। अंडाणु कितने प्रकार बनते हैं? एक ही प्रकार का। ये तो दोनों सेम ही है। और बता दूं, मानव के अंदर एक कोशिका, एक माह में इस कोशिका से, इसका नाम है बच्चों अंडाणु मात्र कोशिका, यानी ओवम मदर सेल है। इस ओवम मदर सेल से एक में कितने अंडाणु बनेगा? केवल एक ही बनेगा। बनते तो 4 ही हैं, बनने वाले तो अंडाणु 4 ही होंगे। 4 में 3 अक्रिय होते हैं और 1 सक्रिय होता है। तो मैंने बताया था कि मानव मादा में प्रत्येक रज चक्र में कितने अंडाणु बनते हैं? केवल 1, ओनली 1 बनेगा सर ड्यूरिंग टू 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 1 माह में 1 ही अंडाणु बनता है, दिमाग में बैठा लो। और शुक्राणु की संख्या इस दौरान अरबों में बनती है, अरबों में। तो ये ध्यान से रखेंगे। तो अंडाणु का संख्या 1 होती है और संख्या भी 1 है और प्रकार भी क्या एक ही है। अब बात आती है सर, देखो ये कौन युग्मक और ये कौन। अब बात आती है इस युग्मक का, इस शुक्राणु का इसके साथ इस संलग्न हो रहा है, समझे आप? तो ये शुक्राणु जब इस अंडाणु फ्यूज करेगा तो वापस क्या हो जाए? n से 2n बनेगा और 44 + xx। अरे ये बनेगा, इसका फ्यूज अगर इससे होता है तो 44 + xy होगा। अगर ये स्थिति आती है, ये स्थिति कौन सी आ गई? 2n। ये भी कहा क्या है? 2n। इस कोशिका का नाम क्या है? युग्मनज, यानी ये पहली कोशिका है। इस युग्मनज कोशिका में लगातार समतुल्य विभाजन होगा। क्या होगा? लगातार समतुल्य विभाजन होगा। तो बताओ इससे आगे जाकर, इससे आकर किसका विकास होगा? मादा का, यानी पुत्री जन्म लेगी। अगर ये युग्मन बनता है तो इससे समविभाजन किसका जन्म होगा? पुत्र का। अब मैं एक बार वापस आपको म्यूट करता हूं, बच्चा अनम्यूट कर रहा हूं आपको मैं, ताकि तुम लोग, बच्चा आवाज आ रही क्या? यस सर। अभी आपको 10-5 मिनट पढ़ाया, समझ आएगा क्या? मैंने समझा आपके? यस सर। और ये मैंने आपको क्या बताया? आपको पढ़ा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन है? शुक्राणु, और ये कौन है? अंडाणु। और शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। और निषेचन क्रिया से बनने वाला युग्मनज मानव में या तो बनेगा 44 + xx या बनेगा 44 xy। अगर xx बनता है तो उससे और किसका विकास होगा? मादा का, लड़की पैदा होगी। और xy तो लड़का पैदा। ओके बच्चों,
तो ये मैंने आपको बताया निषेचन क्रिया आपको समझाई। अभी तक तो समझ आएगा होगा, ऐसी बात नहीं है आपके, आया समझ नहीं आया? आ गया? यस सर। अब बात Yes, sir. अब ये चीज समझा बच्चों। अब निषेचन क्रिया आपको समझा रहा हूँ। निषेचन क्रिया समझे मैंने आपको, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया, जो ग्राफ से दिखा रहा हूं आपको, कि क्रिया से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण। क्योंकि युग्मक अगुणित होते हैं और दो अगुणित युग्मक जब फ्यूज करते हैं तो उससे मिलकर बनने वाली कोशिका का केंद्र क्या हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। और उस द्विगुणित कोशिका को हम कहते हैं युग्मनज। ओके बच्चों, अब युग्मनज का निर्माण की क्रिया निषेचन है। और युग्मनज से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का जो अगला चरण होगा पश्चीय निषेचन। तो पहले आप निषेचन तो पूरा करने दीजिए। अब निषेचन क्रिया के बाद अब हम देखते हैं निषेचन क्रिया, तो ये मैंने बता दिया आपको। और बीच में मैंने बात जो मैंने यहाँ पर मानव का एग्जाम लेकर आपको एडवांस बता दिया, चैप्टर तीसरे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आज ही बता दिया कि मानव नर में लिंगी गुणसूत्र XY होते हैं, मादा में XX होते हैं। ये ध्यान सुनना। और मानव मादा यानी एक नर में और मानव मादा में कितने गुणसूत्रों का फर्क होता है? केवल एक। मादा में दोनों लिंगी गुणसूत्र X होते हैं और मानव नर के अंदर एक X होता है, एक Y होता है। क्लियर है सर? तो ये मैंने बता दिया। लिंगी गुणसूत्र संख्या प्राय कितनी होती है? हर प्राणी में दो होती है। और अधिकांश जंतुओं में इन दो का नाम है X और Y। पक्षियों में और कीटों में इनका नाम क्या है? Z और W। ये ध्यान से सुन लोगे। ओके, आगे अब बात आती है निषेचन क्रिया हो गई। अब निषेचन क्रिया के प्रकार हम जानते हैं। तो निषेचन क्रिया के प्रकार मैंने आपको पहले वाले क्लास बता दिया था, जल्दी खत्म कर रहे हैं इसको। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन बता दिया मैंने आपको। अब बच्चों तो बाह्य निषेचन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजर। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा? सिंपल। बाह्य निषेचन का शब्द बाह्य निषेचन क्या होता है सुन लो। जब नर व मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर यानी बाहरी माध्यम में हो, और बाहरी माध्यम मतलब जल में हो या किसी माध्यम में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। तो पहले बात सुन लीजिए, निषेचन और किसके आधार बताया मैंने बच्चों? स्थल के आधार पर निषेचन के प्रकार। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं। तो पहला प्रकार बाह्य, दूसरा कौन सा? आंतरिक है। और बाह्य निषेचन किन में होता है? बाह्य निषेचन होता है बच्चों, आप जल्दी जल्दी लिखोगे, उभयचर में, शैवालों में, ओके, कुछ ब्रायोफाइट, कुछ सभी में नहीं, कुछ ब्रायोफाइटा, कुछ कीट भी हैं, ओके, और कुछ पक्षी। सभी में तो नहीं होगा। यानी इन सब में कौन सा निषेचन हो रहा है? बाह्य। और बाह्य निषेचन एक्चुअली में बाह्य निषेचन चीजें कहते हैं, सिंपल बात, जब नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर या जंतु शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है। यही बाह्य निषेचन की सबसे बड़ी हानि है कि बाह्य निषेचन बिना जलीय माध्यम के निषेचन नहीं हो सकता। इस प्रकार निषेचन में दोनों जनक नर और मादा युग्मकों का क्या करते हैं बच्चों? युग्मकों को जलीय माध्यम में छोड़ते हैं। और जलीय माध्यम में छोड़ने का, और इसीलिए बाह्य निषेचन क्रिया क्या होती है बच्चों? बाह्य निषेचन क्रिया का होना निश्चित नहीं है, अनिश्चित क्रिया। इसीलिए दोनों जनकों को, युग्मकों को अधिक संख्या में छोड़ना पड़ता है। तो बाह्य निषेचन की सबसे बड़ी हानि क्या है? नंबर 1, एक तो बिना जल के ये निषेचन क्रिया नहीं हो सकती। नंबर 2, बाह्य निषेचन करने वाले दोनों ही जनकों को अधिक संख्या में युग्मकों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाह्य निषेचन का होना निश्चित नहीं है, इसीलिए अनिश्चित को निश्चित बनाने के लिए युग्मकों का निर्माण अधिक होता है, इसलिए जनकों को युग्मकों की अधिक हानि करनी पड़ती है। नंबर 3, बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों में युग्मनज का निर्माण और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण कहां होगा? शरीर के बाहर होगा। अतः उन जंतुओं का, उन संततियों के कैसे सुरक्षा का खतरा होगा, क्योंकि बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों के अंदर भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होगा, जिससे आसपास में पाए जाने वाले अन्य जो परभक्षी जंतु होंगे वो उनके अंडों को, उनके युग्मनज को, भ्रूण को खा जाते हैं। इसलिए बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों से उत्पन्न संततियों का, सबसे बड़ी ध्यान दो, संततियों में सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा होता है। इसीलिए बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों में युग्मनज का या भ्रूण का निर्माण तो बहुत अधिक होता है, लेकिन उनके युग्मनज और उनके अंडों को कई प्राणी खा जाते हैं। इसलिए, और आंतरिक निषेचन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि नर जनक जो होता है वही युग्मक को मादा के शरीर तक या उसको छोड़ता है। मादा युग्मक में अचल होता है तो उन्हें आंतरिक से बोलते हैं। आंतरिक निषेचन में भ्रूण का विकास कहां होगा? शरीर के अंदर होगा, अतः उसे कोई अन्य प्राणी उसका भक्षण नहीं कर सकता। ये ध्यान सुन लें। लेकिन एक बात दो बता दूं,
बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों की संततियों की संख्या अधिक इसलिए होती है क्योंकि उनमें निषेचन का होना निश्चित नहीं होता। तो अपेक्षा करता हूं बच्चों, तुम्हारा समझ आया नहीं है बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन में अंतर? बच्चों समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको Yes, कहना sir. चाहता हूं, जो काफी बच्चे बीच में जो हट भी रहे, जुड़ भी रहे, खैर बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल याद कर लो। पर्सन कैसे आएगा? बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? नंबर 1 उदाहरण दीजिए। फिर दूसरा पर्सन, बाह्य निषेचन का क्या हानि है? तो बता रहा हूं कि बाह्य निषेचन करने वाले दो, ये जनक कौन है? जब ये नर है और ये मादा, दोनों ही जनकों को क्या छोड़ना पड़ेगा? युग्म छोड़ना पड़ेगा। कहां पर? शरीर के बाहर। समझ आ रहा है क्या? तो यहां पर दोनों ही जनक युग्मकों को जलीय माध्यम में छोड़ेंगे, क्योंकि ये प्राय ये जो बाह्य निषेचन जो होता है बच्चों जलीय प्राणी में होगा, प्राय जलीय में, दिमाग पर बैठा हो, जलीय प्राणी में, एक्वाटिक एनिमल्स में ही होगा, ओके, या प्लांट में। और प्लांट कौन? कवक। और बाह्य निषेचन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? इसके लिए बता दी मैंने, लिक्विड मीडियम। इसके लिए क्या होता है? नेसेसरी फॉर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये चीज अगर वहां पर अगर बच्चों अगर वहां पर किसी प्रकार का कोई भी जलीय माध्यम नहीं है तो बाह्य निषेचन क्रिया नहीं होगी, ओके। दूसरा हानि क्या है कि बाह्य निषेचन में युग्मनज और भ्रूण का विकास कहां होगा? शरीर के बाहर। तो शरीर के बाहर अगर होगा, शरीर के बाहर अगर होगा तो उनका संरक्षण या उनकी सुरक्षा उनके जनक कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अन्य परभक्षी जो जंतु होंगे, जैसे मेंढक की बात हम करें, क्या बच्चों नर मेंढक और मादा मेंढक, इनमें निषेचन क्रिया कौन सी होती है? मादा के बाहर होती है, जो मैंने परसों बताया था। तो बताओ मुझे, बता जलीय माध्यम में, तालाब में, नदी आदि में जब मेंढक निषेचन करते हैं तो बाह्य करते हैं, तो बाह्य निषेचन क्रिया से क्या बनेंगे? उनके क्या बनेंगे बच्चों? लार्वा बनेगा, जिसे बोलते हैं टैडपोल बोलते हैं। तो क्या टैडपोल लार्वा का जल में पाए जाने वाले अन्य जलीय जंतु भक्षण नहीं करेंगे क्या? अरे करेंगे, क्योंकि मेंढक में संतति का या लार्वा से नए मेंढक संतति का निर्माण या विकास मादा मेंढक के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर? शरीर के बाहर। समझो अगर, तो क्या जल के अंदर क्या परभक्षी जंतु नहीं है? क्योंकि हर जंतु, हर जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, तो कॉमन सी बात है। तो बाह्य निषेचन वाले प्राणियों में सबसे बड़ा खतरा किसका आता है? सुरक्षा का। किसका? सुरक्षा का। और उनके भक्षण का, संरक्षण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। चलो ये आप लोग कर लोगे। एग्जाम्पल मैंने बच्चों अभी मैंने आपको बाह्य निषेचन में बता दिया, और बता दी बाह्य निषेचन में सबसे बड़ा खतरा है कि बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों के अंडों को, युग्मनज को, भ्रूण को, लार्वा को, प्यूपा को शिकारी जंतु जो होते हैं, परभक्षी जंतु जो होते हैं, वो उनका भक्षण ज्यादा करते हैं। बाह्य निषेचन क्रिया का होना निश्चित नहीं है, ये ध्यान से। इसीलिए दोनों जनकों को, नर और मादा जनक को बहुत अधिक संख्या में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करना होता है। तो ये भी अपने आप में एक हानि तो हुई, क्योंकि शरीर की एक कोशिका नष्ट हो रही है और उसका निषेचन होना भी निश्चित नहीं है। इसीलिए बाह्य निषेचन में युग्मकों का उपयोग या युग्मों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। ये मैंने तो पर्सन में दे रहा हूं, आप लिखो मेरे साथ, देखिए मैं बता रहा हूं बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखते हुए बाह्य निषेचन की प्रमुख हानियां। तो अपेक्षा करता हूं कि तुम लोग लिख लोगे। अपेक्षा है कि बाह्य निषेचन की क्या बैकडाउन्स है, ओके बच्चों, क्या ड्रॉबैक, या यू कैन राइट 2 to 3 ड्रॉबैक ऑफ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके, ठीक है, एज वेल एज सुटेबल एग्जांपल्स। चलो आप लोग कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी, आंतरिक निषेचन में आ जाइए। आंतरिक निषेचन क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके बच्चों, शॉर्ट में। आंतरिक निषेचन क्या होगा? जब नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर हो। तो बता दो आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल देखो, ये आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल क्या होगा? ये जलीय और स्थलीय। स्थलीय का अर्थ अधिकांश, यानी ये अधिकांश किन में होता है? स्थलीय में, ओके, ये मुझे बाद में लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। यानी अधिकांश स्थलीय और कुछ जलीय जीव। और जलीय जीव में एग्जाम में हम लोग किसका लिखेंगे? सबका लिखेंगे, जैसे कि कवक है, कुछ अब आपने देखा भी कि कुछ ब्रायोफाइटा, अभी देखा आपने कि कुछ ब्रायोफाइटा के अंदर भी आपने क्या दिया? बाह्य निषेचन होता है, और यहाँ पर कुछ में आपने क्या दिया? आंतरिक होता है, ओके, कुछ ब्रायोफाइटा, ओके बच्चों। इसके अलावा फिर यू कह सकते हैं कि आपकी मछलियों में यू कह शार्क मछली है, ओके, वो तो ओके। और वहां पर बाह्य निषेचन में लिखा है मैंने बोनी मछलियां, बोनी
फिश और अस्थिल जो मछलियां होती है उनमें। ओके, मछलियां दो प्रकार की होती हैं। चलो, कुछ ब्रायोफाइटा। और सबसे बड़ी बात है, अरे नालायक को दोनों लिख रहा हूं मैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनमें निषेचन क्रिया कहां होती है बताओ? पुष्प के अंदर होती है ना, पुष्प के अंदर अंडाशय में होती है, और इनमें भी क्या होती है? मादा जनांग में होती है। इनमें कौन मादा जनांग में होती है? तो कुल मिलाकर जब निषेचन की क्रिया किसी पादप या जंतु शरीर के अंदर हो तो आंतरिक निषेचन। ओके, ये तो हो गया, ये तो किसके उदाहरण हो गया? पादपों का। अब जंतु में आ जाओ। शार्क मछली मैंने लिखी दी है, पक्षी आपको मैं बता रहा हूं आपको, पक्षी, इसके अलावा सरीसृप और मैमली आपके स्तनधारी। ओके, स्तनधारी लिख लोगे मेरे साथ साथ। और मैमल्स में क्या है? गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। ओके, गेहूं, जो चना, मक्का, बाजरा, जो तुम्हारा नाम आ रहा फटाफट वो सब इसमें लिख दो। ठीक है, ये आपके समझ। सर बर्ड डिविलिंग होते हैं या फिर एक लिंग? बर्ड, पक्षी जो होते हैं एक लिंग होते हैं। ये प्रश्न पूछा जीने सर, बर्ड द्विलिंगी होते हैं एक लिंगी होते हैं? बिल्कुल बच्चों, एक लिंगी होते हैं पक्षी, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअली होते हैं। ठीक है, पक्षियों की बात हम करें। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. क्योंकि मैंने आपको आंतरिक Yes, sir. अब देखो, अब एक एक जल्दी जल्दी देखो, ब्रायोफाइटा की बात हम करें। जो एक बार जल्दी, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एक एक पढ़ूंगा पहले। अब बोलना मुझे ज्यादा पड़ता है यहाँ पर। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर बात कम करूं, जैसे कि कवक, ब्रायोफाइटा और बीज रहित भूणीय पादप। बीज रहित जानते हो? बीज रहित क्या होता है? आप सब जानते हैं। बीज रहित मतलब कौन से? जिम्नोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म, मतलब जिनमें बीज नहीं बनते। ओके, बीज रहित भूणीय पादप। ओके, और इसके अलावा सारे और जंतुओं की बात हम कर सकते हैं जो भी अभी आपने बताया। इन सभी, जैसे सरीसृप, सभी एक साथ लिख दूं, सरीसृप है, मैमल्स, अलग अलग रहना चाहिए मुझे डाउट, तो एक साथ। इन सभी में नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? जहां शुक्राणु और नर युग्मक इनमें चल होगा, यानी गतिशील होगा। ये ध्यान सुनना। इसीलिए इन सभी में क्या होगा? जो नर जनक होगा, नर जो जनक होंगे वो नर युग्मक को, यानी नर युग्मक को स्खलन एजैकुलेट करते हैं, और नर युग्मक जो है वो गति करके माध्यम में करके, क्योंकि आंतरिक निषेचन में माध्यम जो भी होता है, यानी बाह्य निषेचन में बाह्य होता है, यहाँ पर आंतरिक होता है। तो आंतरिक माध्यम के अंदर नर जनक ही नर युग्मक का स्राव करता है, मादा युग्मक का स्खलन नहीं किया जाता, क्योंकि मादा युग्मक प्राय चल होता है। ध्यान सुनोगे। अब मैंने इतना बताया, इन सब के अंदर क्या होता है कि नर युग्मक जो होता है चल होता है, अतः नर युग्मक खुद चलकर। अब एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं यहाँ लेके बता रहा हूँ बच्चों आपको। ये ब्रायोफाइटा, अब बच्चों ये ब्रायोफाइटा देखो, ये ब्रायोफाइटा की बात हम करिए। ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया, ये बहुत ज्यादा लंबा, और ये कौन सा मार्केंसिया है? ये मार्केंसिया नर मार्केंसिया, ये कौन सा मादा? ये पासपास होते हैं, पासपास होते हैं। इसमें ये कौन सा जनांग है? नर जनांग, कुंदानी, सुनो। और इसके अंदर ये क्या बनना? पुंनु, पासपास ही। और ये मादा जनांग के अंदर क्या बनेगा? मादा जनांग के अंदर कौन सी बात है? मादा जनांग, मादा थे, उसमें क्या बनेगा? मादा जना बनेगा। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? ये दो ब्रायोफाइटा ले रहा हूं मैं आपके सामने। ये कौन सा ब्रायोफाइटा है? मादा, और ये कौन सा नर। अब इसमें क्या हो, ये बिल्कुल पास पास। ब्रायोफाइटा ज्यादातर कहां उगते हैं? जहां पर जल और नमी होती है। अब यहाँ पर क्या होगा? सिंपल वही बात है, जैसे कि आवर्तबीजी पादपों में तो जनन परागकण पुष्प से जाते हैं, और हम जानते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट आदि में पुष्प आते नहीं है। अतः में सीधा क्या होगा कि नर जनांग के जो पुंदानी है, एंथ्रिडिया, उसमें नर युग्म बनेंगे। और नर युग्म क्या होंगे? चल होंगे, जिन्हें हमने पुंगणु कहा था। तो ये जो फटेगी तो ये नर युग्म पुंगणु। अरे दिख रहा है क्या? ये नर युग्म पुंगणु किस में गति करते हो? जल या नमी में गति। अरे इतना दूर नहीं है सर, इतना बड़ा नहीं होता। यानी मान के चलो ये आप इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। मतलब बड़ा करके दिखा रहा हूं उनको। यानी आप सोच सकते हैं कि जहां भी ब्रायोफाइटा उगता है वहां पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने गलीचा बिछा दी हो, क्योंकि ये नमी ठंडे छायादार स्थान पर उगते हैं। और देखा होगा प्राय आप लोगों ने कहीं भी अगर आप आना जाए ठंडी जगह जाते हैं, अगर आप मसूरी, शिमला या उत्तराखंड, जम्मू जाते हैं, तो वहां पर दीवारों पर देखा होगा, जमीन पर देखा होगा कि विशेष प्रकार की जैसे कालीन बिछी हुई है,
तो वो मखमली काली नहीं बल्कि वो ब्राइफाइटा है। ये ध्यान सुने, तो ये ब्राइफाइटा में दो प्रकार नर मादा होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पुंगणु खुद गति कर, ये इतना दूर नहीं है, ये यानी मान लो इतने से एरिया में, इतने सी जगह में हजारों ब्राइफाइटा है, देख लो। ये मैंने तो ये पुंगणु गति करते जाएंगे, आपको लग रहा है तो बहुत दूर जा रहे, इतना दूर नहीं सर, समझो। गति करते हुए कहां पहुंचेंगे, नर मादा जनांग तक, और मादा जना पूर्णे वाली, और ये गति करके जा रहे हैं क्योंकि खुद यहाँ पर क्या चल है। तो ये खुद पुंगणु गति करते हुए कहां पहुंचेगा, मादा युग्म तक, और यहां जाके ये नर युग्म मादा से क्या फ्यूज कर लेगा। तो निषेध क्रिया आपने क्या देखी, निषेध क्रिया क्या हो रही है, मादा जनांग के अंदर हो रही है। लेकिन यहां पर एक चीज देखी, ब्राइफाइटा टेरोफाइटा, इनमें नरजनक जो नर जो युग्म को चल है। अब आ जाओ आप लोग आवर्त बीजी पाद, आपके पुष्पी पादों में आ जाओ, पुष्पों में आ जाओ। तो पुष्पी पादों में क्या देखा आपने, पुष्पी पादपों में प्राग कोश से प्रागकण जो होता है, वो प्राग कोश के स्फुटन से प्रागकण पहले आता है वर्तिकाग्र पर, फिर वर्तिकाग्र पर आकर प्रागकण का जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, और प्रागकण बनाता है दो शुक्राणु को जो अचल होते हैं, और उन अचल शुक्राणु को लेकर जाने के लिए एक संरचना बनती है जिसका नाम मैंने कल बता दिया था, प्राग नलिका। और प्राग नलिका नामक संरचना केवल 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 आवर्त बीजी पादों बनती है। इनमें क्यों नहीं बनती, क्योंकि इनमें नर युग्म खुद चल है। तो मैं इतना ज्यादा ना जाकर एक बोलूंगा कि बाकी सब में जो अनावर्त बीजी पादों में अगर बात हम कर सकते हैं, या टेरोफाइटा ब्राइफाइटा कवक आदि में नर युग्म चल होते हैं, जो जलीय माध्यम में या सेलेस्मा में गति करते हुए खुद मादा युग्म तक पहुंचते हैं। जबकि आवर्त बीजी पादपों में एंजियोस्पर्म में नर युग्म क्या होता है बच्चों, नर युग्म क्या होता है, अचल होता है। और अतः नर युग्म को मादा युग्म तक पहुंचाने के लिए किसका निर्माण होता है, प्राग नलिका का। और प्राग नलिका का निर्माण होने के बाद प्राग नलिका दो शुक्राणु को लेकर अंडाशय में जाती है, और वहां जाकर वो फट जाती है, और शुक्राणु मुक्त होकर अंडाणु से निषेचन क्रिया कर लेता है। उस निषेचन क्रिया को क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन। तो कुल मिला क्या हुआ कि आंतरिक निषेचन की क्रिया में नर और मादा युग्मकों का सलाइन शरीर के अंदर होता है, और आंतरिक निषेचन की क्रिया जो होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि इसका स्तर निश्चित है। अब आ जाओ जंतुओं में। अब जंतु की बात मैं करूं बच्चों, गाय भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली मानव आदि की बात हम करें, तो उसमें क्या होता है कि लैंगिक क्रिया के दौरान जो नरजनक होता है वो अपने जननांग, जिसे हम पेनिस कहते हैं, जननांग के द्वारा शुक्राणु को मादा के शरीर में एजैकुलेट करता है, जिसे बोल सकते बच्चों इनसेमिनेशन या वीर्य सेचन कहते हैं। इनसेमिनेशन के बाद में क्या होगा, शुक्राणु मादा के वेजाइना से गति करता हुआ यूट्रस गर्भाशय, और गर्भाशय से गति करता हुआ अंडवाहिनी में जाकर उससे निषेचन क्रिया कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो निषेचन क्रिया मानव की बात हम करें तो मैं जल्दी से आपको लेकर बताऊं, इतना हमारे कोर्स में है नहीं, कोर्स में तो है लेकिन तुम्हारा कोर्स थोड़ा डिले चल रहा है। तो आंतरिक निषेचन क्रिया में मैंने बता दी कि आंतरिक निषेचन क्रिया निश्चित होती है, और इसमें भ्रूण का निर्माण भी शरीर के अंदर ही होगा। अतः आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणियों में भ्रूण के सुरक्षा का या उनके भक्षण का या उनके शिकारियों द्वारा भक्षण का खतरा नहीं होता। लेकिन यह कंफर्म है कि आंतरिक निषेचन क्रिया जो होती है उसमें नरजनक ही युग्मक को छोड़ता है, मादा युग्मक को नहीं छोड़ता, और इसलिए मादा युग्मक की संख्या हमेशा क्या होती है बच्चों, कम होती है, और प्राय कितनी होती है, एक। ये अलग बात है। गाय भेड़ कुत्ता आदि के अंदर अंडाणु का निर्माण अधिक संख्या में होता है, और मानव आदि की गाय भेड़ की बात हम करें, इनमें कितना होता है, प्राय एक होता है। ठीक है, गाय की बात हम कर सकते हैं या भैंस की बात हम कर सकते हैं, ओके बच्चों, घोड़े की बात हम कर सकते हैं, मानव की बात। इनमें क्या होता है, मादा में एक अंडाणु बनता है, अतः एक अंडाणु बनेगा तो निषेचन क्रिया से युग्मन कितना बनेगा, एक बनेगा, और एक युग्मन बनेगा तो भ्रूण में कितना बनेगा, एक बनेगा। तो ये बहुत ज्यादा लंबा लगेगा में। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर कर लोगे, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। संख्या कम भी हो रही है, बच्चे देखो आ रहे हैं, बच्चे उठ भी रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, हम लोग ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए, आज मैंने आंतरिक बाह्य निषेचन बढ़ा दिया, अब बात आती है मानव की बात चल रही है, हम लोग मानव की बात हम करें। अभी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, आप इसको ऐसा लिखा करो, आवर्त बीजी पादप की बात हम करें, आवर्त बीजी पादप के अंदर जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अचल होते हैं, इसीलिए इनमें किसका निर्माण होता है, प्राग नलिका, जो कल मैंने बता दिया, बनाए बताया था, प्राग नलिका निर्माण। और प्राग नलिका क्या काम करती है, प्राग नलिका क्या काम करती है बताओ, शुक्राणुओं को अंडाशय से लेकर जाने का काम करती है। अच्छा, और इनके अंदर निषेचन, आवर्त निषेचन कौन सा होता है, आंतरिक होता है, और आंतरिक होता है ना, और ये कहां होता है इनमें निषेचन, आंतरिक अंडा सेन होता है। अच्छा, अब आ जाओ मानव की बात हम करें, मानव भेड़ बकरी कुत्ता, तो मानव की बात हम करें, मानव बंदर आदि में निषेचन